नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। महाराष्ट्र से आज एक बड़ी खबर आई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आज शाम एक बड़ा हादसा हुआ, जहां चंद्रपुर के बल्हार शहर रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके चलते कई लोग नीचे आ जा गिरे। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बल्लार शहर रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये फुट ओवर ब्रिज चंद्रपुर में बल्लार शाह स्टेशन पर बना हुआ था। ब्रिज गिरने के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। इस ब्रिज के गिरने से करीब 10 से 15 लोगों के घायल होने की खबर है। रविवार शाम करीब 5 बजे जब कई यात्री इस फुट ओवर ब्रिज के जरिए रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे, तभी इस ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। ब्रिज का हिस्सा टूटते ही कई यात्री करीब 60 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरे। नीचे गिरने वाले लोगों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेंट्रल रेलवे के CPRO ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर आज बड़ा हादसा हुआ। शाम 5 बजे के आसपास बल्लारशाह रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज धड़धड़ाकर गिर पड़ा। उसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 8 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालांकि यह 1 नंबर से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने वाला यह ब्रिज उसी समय पुणे एक्सप्रेस रेल गुजर रही थी और उसके लिए यात्री उस ओर भाग रहे थे। इसी बीच वह हिस्सा धड़धड़ाकर गिर पड़ा, जिसमें यात्री चपेट में आ गए। हालांकि कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन रेलवे की पोल जरूर खोलता है यह हादसा कि आखिर यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान आखिर रेलवे प्रशासन कब देखेगा। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24, चंद्रपुर। और गुजरात की सूरत आपको लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है। मैंने सूरतनी सुवास देखाती थी भाई। सूरत महकતું તે સમારોહમાં અને તમે ડાંગના જંગલોમાં કામ કરતા લોકોને જુઓ, એમાંય સુરતની છાપ દેખાય। અહીંયા આધુનિક હોસ્પિટલો જુઓ તો એમાં મારું સુરત હોય। રક્તદાન શિબિરમાં રેકોર્ડ કરવાના હોય તો એ મારું આ વરાછાન મારું સુરત। મોટા મોટા સરોવરો બનાવવાના હોય તો પણ મારું સુરત। સ્કૂલો બનાવવાની હોય તો એ સુરત। સોલાર એનર્જીનું અભિયાન ચલાવવાનું હોય તો પણ સુરત। ભાઈઓ બહેનો, સુરતે સમાજ ભક્તિની, સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની આજે ઉમદા પહેલ કરી છે। આજે જ્યારે સુરતની ધરતીમાં તમારી વચ્ચે આવ્યો છું, ત્યારે સમાજ માટે, દેશ માટે કરનારા તમને સૌને આદરપૂર્વક નમન કરું છું, આપના અભિનંદન કરું છું ભાઈ। સાથીઓ, જ્યારે ઈચ્છા શક્તિ મજબૂત હોય તો મોટા મોટા લક્ષ્ય પણ હાસિલ થતા હોય છે, અને સુરત એનું સાક્ષી છે। એક સમય હતો આપણા સુરતને દુનિયાભરમાં બદનામ કરવામાં આવ્યું હતું, અને એવું બદનામ કર્યું હતું કે ભાઈ કોઈ સુરત જતું હોય તો રોકે, ગામવાળા રોકે, એટલે ભાઈ ત્યાં ન જાય, ત્યાં તો બધી મુશ્કેલીઓ છે। પરંતુ આ સુરતે પોતાના પુરુષાર્થથી, પોતાના સંકલ્પથી, પોતાના સામર્થ્યથી આજે નવી ઊંચાઈઓ સર કરી દીધી છે, અને આખું હિન્દુસ્તાન સુરત ઉપર ગર્વ કરે એવી સુરતની સુરત તમે બનાવી છે ભાઈઓ। કોણ હિન્દુસ્તાની હોય જેને ગર્વ ન થાય કે દુનિયાના આગળ વધી રહેલા 10 શહેરોમાં એક આપણું સુરત છે। દુનિયાના 10 શહેરોમાં આ એમને નથી બન્યું ભાઈ। પગ વાળીને બેઠા નથી, પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી છે।
અને આ પરિશ્રમની સુવાસ જો આજે અમારું આ ડાયમંડ સિટી, એમાંથી ટેક્સટાઇલ સિટી, બ્રિજ સિટી, સુરતના લોકોનું ડ્રીમ સિટી, અને હવે તો આઈટીના સ્ટાર્ટઅપનું માયાજાળ, સુરતની નવી પહેચાન, જોત જોતામાં આઈટીમાં પણ સુરત આખા ગુજરાતને ખેંચી જશે એવો મારો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે. જુવાનિયાઓને 100 સલામ. આ શહેર જેટલું પુરાતન છે એટલું જ ફ્યુચરિસ્ટિક પણ છે. ભવિષ્યને જોનારું, સમજનારું. આની ધરતીમાં જ કઈક તાકાત પડી છે ભાઈઓ. સુરતનું સામર્થ્ય શું છે મને હવે સમજાય છે કે અંગ્રેજો સુરત શું કરવા પહેલા આવ્યા હતા. એમને ત્યાં બેઠા ખબર પડી હતી કે સુરતમાં કઈક દમ છે, એટલે સૌથી પહેલા પગ એમણે મૂક્યો તો અહીંયા, અને આ સુરતીઓ કોઈ તાકાત બતાવી દીધી છે કે અમારામાં કઈક છે. ભાઈઓ બહેનો, ભાજપની આ ડબલ એન્જિન સરકાર સુરતને ફ્યુચર રેડી બનાવવા માટે અવિરત પ્રયાસ કરે છે. અમારું ફોકસ सूरतना इंफ्रास्ट्रक्चर ने आधुनिक बनावा पर है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बिजनेसमैन को गोल्डी बराड़ की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर फिरौती मांगे जाने के बाद बिजनेसमैन का परिवार इस वक्त डरा हुआ है। फोन करने वाले शख्स ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और रंगदारी न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी है। जयपुर के एक बिजनेसमैन से इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करने वाले बदमाश ने खुद का नाम गोल्डी बराड़ बताया है। 24 घंटे में रकम नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल कर बदमाश ने कहा, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, पहले तुझे रिकॉर्ड करना हो तो कर ले, मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, गोल्डी मेरा नाम है, नहीं देने पर मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। पीड़ित बिजनेसमैन ने कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बदमाश ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इंतजाम कर, नहीं तो बेटे को गोली मार देंगे। इस व्हाट्सएप कॉल पर बदमाश करीब 12 मिनट तक धमकी देता रहा। वहीं शुक्रवार को करीब 11:30 बजे दोबारा उसी इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। करीब 2 मिनट तक बदमाश ने बिजनेसमैन को धमकाया। धमकी देते हुए बदमाश ने यह भी कहा कि मेरा नंबर तेरी पत्नी को दे दे, क्योंकि तू तो मरने वाला है। अशोक कुमार ने फोन काटने की कोशिश की तो फोन करने वाले ने धमकाया कि फोन मत काट देना, नहीं तो परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कनाडा से धमकी भरा कॉल आने के बाद बिजनेसमैन काफी डर गया। परिवार सहित रिश्तेदारों के समझाने पर शुक्रवार देर रात बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन इस धमकी के बाद कारोबारी का परिवार डरा सहमा है। कोई भी सदस्य घर के बाहर पैर रखने को तैयार नहीं है। मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि जिस नंबर से फोन आया वो इंटरनेशनल नंबर है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस ने इस नंबर पर फोन किया तो नंबर बंद आ रहा था। जयपुर में इस तरह से विदेशी नंबरों से फोन कर रंगदारी मांगने के चुनिंदा ही केस सामने आए हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान उदयपुर की बाड़ेबंदी में मौजूद आपदा राहत मंत्री गोविंदराम मेघवाल से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। धमकी मिलने के 4 घंटे बाद ही पुलिस ने खुलासा कर दिया था। धमकी देने वाले की पहचान सुनील बिश्नोई उर्फ सेठी के रूप में की गई थी, जो बीकानेर के खाजूवाला के 10 बीड़ी चक का रहने वाला है। वो मलेशिया में जॉब कर रहा था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जिस अंदाज में जान से मारने की धमकी मिली थी, उसी तरह का मामला राजस्थान में भी सामने आया था। जोधपुर में सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत को धमकी मिली थी। खास बात यह है कि जिस तरह का लेटर सलमान खान के पिता सलीम खान को दिया गया था, उसी तरह का लेटर एडवोकेट सारस्वत को भी मिला था। लिखा था, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। एडवोकेट को भेजे गए लेटर पर भी LBGB लिखा था। इसलिए दोनों मामलों को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन राजस्थान में एक बार फिर धमकी भरे कॉल आने के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
देश की बढ़ती आबादी को लेकर के राजनीति अखाड़े में अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने विरोध प्रदर्शन भी हैं और नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन हकीकत है बढ़ रही आबादी, बढ़ी समस्या, और इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कदम से कदम मिलाते नजर आए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आने वाले दिन में दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को कोई रोक सके। देश में बढ़ रही आबादी के खिलाफ हल्ला बोल है। बढ़ रही जनसंख्या के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। देश के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जरूरी है। मुद्दा बढ़ती आबादी का है, जिसके खिलाफ जन आंदोलन उमड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने चिंता जाहिर की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती आबादी को रोकने की बात कही। आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने एक बच्चे की नीति को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे। हम कहां से कम्पीट कर पाएंगे? इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। लेकिन कानून ऐसा कड़ा कानून होनी चाहिए जो ना भी माने उसे मानना पड़े। बात जब जनसंख्या नियंत्रण की आती है, तब राजनीति भी खूब देखने को मिलती है। गिरिराज सिंह ने यह भी जोर देकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून को धर्म या संप्रदाय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जो इसका पालन ना करे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले। जो जनसंख्या के कानून को ना माने, उसका वोटिंग का अधिकार छिन जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। गिरिराज सिंह ने कदम से कदम मिलाया। बात जनसंख्या विस्फोट की हुई। वहीं दूसरी ओर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी भारत 24 से बातचीत के दौरान इस पर काबू पाने की बात कही, संसाधनों की कमी का हवाला दिया, देश में एक कानून की बात कही। पूरा विश्व 800 करोड़ से अधिक जनसंख्या का हो गया, इसलिए वैश्विक सम्मेलन में इस बढ़ती जनसंख्या पर सतत चिंता जाहिर की जा रही है। प्रैक्टिकली जनसंख्या कहीं 600-650 करोड़ होती तो संतुलित होती। इसलिए सारा विश्व मिलकर और हर देश कैसे जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, इसके लिए कानून बना रही है। आबादी के मुद्दे पर सियासी अखाड़े में अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इससे इतर सच तो यह है कि जनसंख्या नियंत्रण की आहट हर दौर में सुनी गई और इस पर बात अपने अपने ढंग से कही गई। साल 1952 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किया। तब देश की आबादी 35 करोड़ थी। देश ने तब नारा दिया, बच्चे दो ही अच्छे। 1975 में जब आबादी 56 करोड़ हुई, तब देश ने एक बार फिर नारा दिया, हम दो हमारे दो। अब यह आबादी करीब 140 करोड़ हो चुकी है। अब छोटा परिवार सुखी परिवार की तर्ज पर बच्चा एक ही अच्छा के फायदों के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और चलिए अब बात सियासी रण की करें। गुजरात के चुनावी समर में बस कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही वार और पलटवार तेज हो गया। गुजरात में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा लेट भी हुए, लेकिन जब पीएम ने अपने लेट होने का कारण बताया तो हर कोई ताली बजाने लगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन का समय शेष है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी समर में कूद पड़ी हैं। पीएम मोदी ने नेत्रंग में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां वो अपने टाइम से 2 मिनट लेट हो गए। जब मंच पर पीएम ने अपने लेट होने की वजह बताई तो हर कोई ताली बजाने लगा। आ बे भाई ये वक्त उम्र हशे 8 वर्ष અને બીજાની ઉંમર હશે 2 વર્ષ। આ ભાઈ એકબીજાને મદદ કરે, એકબીજાને મોટા કરે, જાતે રાંધે, જાતે ખાય, ઘર નહીં, કાંઈ નહીં। એક કોઈ વિડીયો મેં જોયો, મારા ધ્યાને આવ્યો અને મને થયું કે અરે આ દશા। એટલે મેં અમારા CR પટેલને ફોન કર્યો। મેં કહ્યું ભાઈ આ 2 દીકરાઓની ચિંતા આપણે કરવાની છે। पीएम ने कहा कि मैं यहाँ 2 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैं 2 आदिवासी भाइयों अवी और जय से मिलना चाहता था। अवी 9वीं कक्षा का छात्र है, जबकि जय 6ठी कक्षा में है। उनके माता पिता की 6 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तब एक की उम्र 8 साल और दूसरे की उम्र 2 साल थी। दोनों अपने दम पर जी रहे थे। पीएम ने कहा कि उनकी कहानी वीडियो के जरिए मेरे संज्ञान में आई और मैंने CR पाटिल को कुछ करने के लिए बुलाया। मैं दिल्ली में बैठा था, लेकिन उनके लिए व्यवस्था करने में कामयाब रहा। उनके पास अपना घर, पंखा, कंप्यूटर, टीवी, तमाम सुविधाएं हैं। एक ने आज कहा कि वो कलेक्टर बनना चाहता है और दूसरा इंजीनियर। गुजरात के खेड़ा में भी पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने आतंकवाद का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि गुजरात लंबे वक्त से आतंकवाद का निशाना रहा है। गुजरात के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी। हमने उनसे आतंकवाद को निशाना बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे निशाना बनाया। हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। विरोधियों पर पीएम मोदी जमकर बरसे। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने सूरत में रोड शो भी किया, जनता से वोट की अपील की। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में है। 182 सीटों पर हो रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 15वीं विधानसभा के लिए परिणाम 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस बार देखना होगा कि गुजरात की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जैसे जैसे दिल्ली एमसीडी के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन का एक और ताजा वीडियो सामने आया, जिसमें उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जैन की खातिरदारी में 10 लोग जुटे हुए हैं, जो दिन और रात उनकी अवभगत में लगे हैं। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो। सत्येंद्र की सेवा में 10 कर्मचारी। तो क्या जैन को मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट? सत्येंद्र जैन के वीडियो पर घिर गई आप।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। एक बार फिर बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का वीडियो जारी किया। एक बार फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जैन को लेकर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सेवा में 10 कर्मचारी लगाए गए हैं जो रात दिन सत्येंद्र जैन की ऐसे खातिरदारी में जुटे हैं मानो जेल सत्येंद्र जैन का ससुराल हो। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जैन का नया वीडियो जारी किया। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल के लाट साहब के ठाठ जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा, आप भी देखिए। देखिए, जिस प्रकार से कल माननीय न्यायालय ने लताड़ मारी है वीवीआईपी ट्रीटमेंट करने के सत्येंद्र जैन को, उसके बाद आज जो वीडियो सामने आया और जो हमारी खबर है कि लगभग 8 से 10 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनके कमरे की सफाई के लिए, उनके बेड की सफाई के लिए, तमाम सुविधाओं देने के लिए उनको 10 लोगों की टीम लगाई गई है उनको लेने के लिए। और अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आज तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि लग रहा है कि वो जेल का कमरा नहीं है, किसी रिजॉर्ट का कमरे में वो रह रहे हैं। अदालत वीवीआईपी इलाज के लिए जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को फटकार लगा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जैन को उनके कमरे में सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 लोगों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से 8 लोगों को विशेष रूप से जैन की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना, कमरे की सफाई, बिस्तर ठीक करना, बाहर का खाना कमरे में उपलब्ध कराना, मिनरल वाटर, फल, कपड़े आदि की व्यवस्था करना शामिल था। जैन के नए वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के लिए अंदर है कि नहीं है? 6 बार बेल मांगी कि नहीं मांगी? बेल नहीं मिली। ये बताता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ जुड़। आप बताइए, इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा अच्छी की कि नहीं की? नहीं की। अरे तिहाड़ जेल में इन्होंने मसाज सेंटर खोल दिया। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। जैन बलात्कार के आरोपी रिंकू से नियमित रूप से शरीर की मालिश करवा रहे थे। ये भी जांच का विषय है कि ये 10 व्यक्ति जेल के कैदी हैं या कोई बाहरी व्यक्ति जो मंत्री से मिलने की खुली छूट रखते थे। इस वीडियो ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आप पर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया तो आम आदमी पार्टी ने, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए तो आम आदमी पार्टी ने, और बेशर्मी की भी कि आपके भ्रष्ट मंत्री जेल में है। आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, 6 महीने से जेल में पड़ा है, तो अरविंद केजरीवाल जी को इस पे क्या कहना है? और में पैसे देकर टिकट देना, इनके एमएलए की पिटाई होना, इनके ऊपर आरोप लगना, ये अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता था तो भ्रष्टाचार के चैंपियन किसी को कहा जाएगा तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कहा जाएगा। सत्येंद्र जैन के लगातार आ रहे वीडियो में यही बात समझ में आती है कि सत्ता अपनी, जेल तंत्र अपना, तो फिर जेल हो या 5 स्टार होटल, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। जैन के जेल से अब तक 8 वीडियो सामने आ चुके हैं और ये सारे वीडियो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।